हेलो एवरीवन। आज है 29 अगस्त 2025 और आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। देखेंगे कि द हिंदू में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज आई हैं। तो सबसे पहले जो हमें न्यूज़ दिखाई दे रही है वो है प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा। जैसे कि हमने पीछे भी इसकी न्यूज़ कवर की थी। क्वाड में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर गए हैं। तो उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जाकर के जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और क्या समझौते और सहयोग हुए हैं उसके बारे में हम इस न्यूज़ को कवर करेंगे। स्कूल नामांकन में कमी आई है, यानी कि जो एडमिशन है स्कूलों में उनकी दर गिरी हुई आई है। जो रिपोर्ट आ रही है उसको हम देखेंगे क्यों ये हुआ है, क्या इसके कारण रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब हम कवर करेंगे। इसरो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जो प्रौद्योगिकी है जो इसरो है उसने जो कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको जो है प्राइवेट के हाथों में दे दिया है, यानी कि प्राइवेट कंपनियों के हाथों में उसको सौंप दिया है। तो उसके बारे में हम देखेंगे क्या खबर आ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो बिजनेस पैक्ट्स बुलेट ट्रेन राइड ऑन पीएम्स जापान एजेंडा, इसके बारे में हम देखेंगे। जो पीएम और जापान के प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में क्या सहयोग समझौते हुए हैं उन सब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं खबर क्या आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड में शामिल होने के लिए जापान की यात्रा पर गए थे। हमने जैसा कि पहले भी इसमें न्यूज़ में कवर किया था। एक सेकेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड में शामिल होने के लिए जापान की यात्रा पर गए थे, हमने देखा था। अब वो जाकर के जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात की उन्होंने। उस पर कुछ एग्रीमेंट इनकी मुलाकात से निकले हैं, यानी कि किन चीज़ों पर समझौता हुआ है वो हम देखेंगे। इस मुलाकात में आर्थिक सहयोग, एआई निवेश, बुलेट ट्रेन व सेमीकंडक्टर जैसे मुद्दों पर समझौता हुआ है। हम देखते हैं जो जापान है वो एआई और जो तकनीक है उसके क्षेत्र में कितना आगे है, तो उन्हीं चीज़ों पर जो है समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। दोनों देशों के बीच 100 अरब डॉलर से भी अधिक निवेश के समझौते की उम्मीद लगाई जा रही है, यानी कि अत्यधिक जो निवेश है इन्वेस्ट जापान करेगा भारत में, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। इसका महत्व क्या निकलता है, तो आर्थिक सहयोग, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी, यानी कि जो निवेश है वो दोनों देश एक दूसरे के करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जो जापान है वो भारत में इन्वेस्ट करेगा, जिससे भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जापान की तकनीक और भारत का बड़ा बाजार विकास के नए अवसर पैदा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जापान जो है वह तकनीक के क्षेत्र में कितना आगे है और भारत जो है वो एक बड़ी मार्केट है जहाँ पर अत्यधिक देश जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। अब ऐसे में जापान भी हालांकि पहले से इन्वेस्ट करता है भारत में, लेकिन अभी और भी ज़्यादा समझौते हुए हैं जिसमें और भी जो जापान है वो भारत में इन्वेस्ट करेगा, जिससे दोनों के जो संबंध हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे और दोनों की जो इकोनॉमी है उसके लिए फ़ायदा भी होगा। तो बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं भारत में बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाएंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि बुलेट ट्रेन जो परियोजना है उसमें जो जापान है वो इन्वेस्ट करेगा भारत में। अब ऐसे में जो बुलेट ट्रेन है किसी भी व्यापार के लिए जो हमें मतलब जानते हैं कि संसाधन होना अति आवश्यक है। अब ऐसे में जो बुलेट ट्रेन है वो भारत में अच्छी परियोजनाएं लेकर के आएगी। जो रणनीतिक महत्व है इन दोनों देशों का, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा व की मजबूत पर इनमें बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच में इनमें समझौता हुआ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन जो है वो हमेशा ही जो है अपनी बढ़त बढ़ा करके रखता है। ऐसे में जो दोनों देश हैं उनके बीच में समझौता हुआ है, इसमें शांति व सुरक्षा को लेकर के चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भारत जापान समझौता अहम भूमिका निभाएगा। जो चीन है उसकी बढ़त को रोकने के लिए दोनों ही देश आपस में मिलकर के उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तकनीकी महत्व अगर हम देखें दोनों देशों का, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर इसमें सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों ने जो मिलकर है उस पर इन चीज़ों पर भी समझौता किया है। नवीकरणीय ऊर्जा और हरित तकनीकों में संयुक्त कार्य होगा। जापान की तकनीक और भारत की मानव संसाधन शक्ति एक बड़ा विकास ला सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो तकनीक है वो जापान में अत्यधिक है और जो भारत है, भारत में जो जनसंख्या है वो अत्यधिक है और जनसंख्या भी जो है वो युवा वर्ग सबसे ज़्यादा भारत में हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो मानव संसाधन है भारत में और जो जापान की तकनीक है, इन दोनों को मिला करके जो है बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, बड़ा विकास लाया जा सकता है। सांस्कृतिक और प्रवासी महत्व इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं।
इन दोनों के बीच में जो है ऐतिहासिक संबंध हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो गौतम बुद्ध हैं उनको जापान में भी पूजा जाता है और भारत में भी पूजा जाता है। दोनों ही देशों में इनको पूजा जाता है। जो भारत है उससे जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जो है उद्गम माना जाता है। तो ऐसे में जो इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं वो और भी मजबूत होते हैं। समझौते देखें कि किस किस पर समझौते हुए हैं दोनों देशों के। तो भारत जापान 2025 विजन स्टेटमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि पहले से ही है, इसको और भी ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। $100 से अधिक निवेश समझौतों पर सहयोग इन दोनों देशों के बीच में हुआ है। दोनों देशों के बीच व्यापार और उद्योग के नए अवसरों पर सहयोग हुआ है, यानी कि और भी ज़्यादा व्यापार और उद्योग इन्वेस्ट किया जाएगा, जो पहले से तो है ही जापान का भारत में, अब और भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं पर समझौता हुआ है, इसमें भी इन्वेस्ट करेगा जापान। जापान को निवेश के लिए भारत में आमंत्रित किया गया है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। भारत को लाभ क्या मिलेगा इससे? तो भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जो भारत का व्यापार है वो और भी ज़्यादा ऊंचाई पकड़ेगा। भारत में निवेश के अवसर बढ़ेंगे, जो जापान है वो इन्वेस्ट करेगा तो और भी कंपनियां और जो देश हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे। एआई तकनीक भारत में बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि जापान तकनीक के क्षेत्र में सबसे आगे है। और जब जापान भारत में निवेश करेगा तो और भी जो भारत की तकनीक है वो मजबूत होगी, जिससे जो रोजगार है भारत में उसके अवसर बढ़ेंगे युवाओं के लिए। भारत के संबंध जापान के साथ और भी प्रगाढ़ होंगे। हालांकि भारत के साथ जो संबंध है वो जापान से अच्छे हैं, अब और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। भारत जापान संबंध अगर हम देखें कैसे हैं, तो भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, और भी ज़्यादा मजबूत होंगे दोनों के संबंध। दोनों देश एक दूसरे पर निवेश करेंगे। जापान की तकनीक और भारत का मानव संसाधन विकास में योगदान देगा। जो दोनों देश हैं, दोनों देशों के मध्य व्यापार से आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। जो आर्थिक संबंध हैं इनके वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति व सुरक्षा दोनों के मध्य राजनीतिक संबंध मजबूत करेगी। प्रवासियों से दोनों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। जो प्रवासी हैं वो एक दूसरे जो यहाँ से भारत से जापान में भी जाते हैं और जापान से भारत में भी आते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध की विरासत भारत को माना जाता है, तो वहाँ से भी अत्यधिक मात्रा में जो प्रवासी हैं, जो टूरिस्ट में हैं, वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं दोनों देशों के, वो और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आते हैं। इसके अगर हम निष्कर्ष देखें तो भारत जापान संबंध में नई ऊर्जा और मजबूती आएगी। निवेश, तकनीक और सुरक्षा क्षेत्र में गहरा सहयोग मिलेगा। यह यात्रा दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक जो लाभ हैं वो लेकर के आएगी। तो दोनों के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होंगे जिस प्रकार से इनके सहयोग और समझौते हुए हैं। तो ये देखा हमने भारत जापान के बारे में। अब हम देखते हैं जो स्कूलों में नामांकन दर है वो क्यों घट रही है, क्या इसके कारण है, और भारत का इस पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो हम देखेंगे। आखिर रीज़न क्या है जो नामांकन दर घट रही है। सबसे पहले खबर क्या आ रही है, तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने UDISE प्लस रिपोर्ट जारी की है। हालांकि जो UDISE है वो पहले केवल UDISE था, लेकिन बाद में इसको प्लस कर दिया गया, यानी कि इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूलों में छात्रों का नामांकन लगातार घट रहा है, यानी कि जो बच्चे हैं वो स्कूलों की छोड़ करके जा रहे हैं, स्कूलों में एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। विशेष रूप से अगर हम देखें तो 3 से 11 वर्ष के आयु वर्ग में गिरावट दर्ज की गई है। जो 3 साल से 11 वर्ष के बच्चे हैं वो बहुत कम एडमिशन ले रहे हैं। वो क्या कारण है वो देखेंगे। तो क्या है UDIS, इसको देखें सबसे पहले। तो UDISE जो है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी ये इसकी फुल फॉर्म है, जो एजुकेशन के बारे में पूरी सूचना हमें देता है, तो वो UDISE है, यानी कि सूचना जो एजुकेशन है उसकी रिपोर्ट निकालता है। यह भारत सरकार का एक डेटा संग्रहण व मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसे स्कूल की स्थिति जानने और सुधारने के लिए शुरू किया गया है। इसकी स्थापना 2012 में की गई है। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है देश के हर स्कूल, सरकारी और प्राइवेट, यानी कि दोनों के लिए ही जो है अपनी सूचना निकालता है, चाहे वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट हो, का पूरा डेटा इकट्ठा करना इसका उद्देश्य है। जैसे छात्र संख्या, शिक्षक संख्या, स्कूल भवन की स्थिति, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, आधारभूत सुविधाएं, शिक्षा किस प्रकार की है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसकी सूचना देता है। ड्रॉप आउट दर, नामांकन दर, 5%, ये सब चीज़ें जो है UDISE निकालता है। आंकड़े क्या कहते हैं, जो आंकड़े आए हैं,
तो 2021 से 22 में अगर हम देखें तो 26.3 करोड़ छात्र जिनके नामांकन दर में गिरावट आई है, ये उसके आंकड़े हैं। 2022 से 23 में 25.18 करोड़ छात्र, 23 से 24 में 24.8 करोड़ छात्र और 24 से 25 में 24.69 करोड़ छात्र। यानी अगर हम कुल देखें तो 1.61 करोड़ की जो है इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है, जो उनकी नामांकन दर है। गिरावट के कारण अगर हम देखें तो शिक्षा के लिए विदेशों में जाना जो अत्यधिक बच्चे हैं वो अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में जाना ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं, अपनी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उनको देते हैं। जो बाहर विदेशों में शिक्षा है उसको ग्रहण करने के लिए ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं बच्चे, जिसके कारण जो यहाँ पर नामांकन दर है उसमें गिरावट आई है। शहरीकरण और निजी शिक्षा की ओर रुझान, जो बच्चे हैं यानी कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो अत्यधिक जो है प्राइवेट स्कूलों पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में जो है बच्चे बहुत कम पहुंच पा रहे हैं। सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं, जो आर्थिक स्थिति है गरीब होने के कारण भी बच्चे जो है स्कूलों को छोड़ देते हैं, यानी कि उनके पास संसाधन नहीं हो पाते, जिसके कारण जो है वो स्कूलों में दाखिला नहीं करवा पाते। सामाजिक कारण, लड़कियों के साथ में सामाजिक कारण भी जुड़ जाते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आसपास में हमें स्कूल नहीं मिल पाते, जिसके कारण जो लड़कियाँ हैं वो एजुकेशन नहीं ले पाती हैं। शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा भी ठीक नहीं है। शिक्षा में जो है जो हमारे यहाँ शिक्षा है वो भी उसकी स्थिति ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जो साइंस है वो भी हिंदी की तरह पढ़ाई जाती है, जिसके कारण जो है बच्चे आगे जाकर फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाते, मतलब उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो अधिक है वो विदेशों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में भी चुनौतियाँ हैं, इसको सुधारने की आवश्यकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण गिरावट आ रही है नामांकन में। अगर हम इसके प्रभाव देखें, क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो शिक्षा के सार्वभौमिक प्रभाव इस पर पड़ते हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति और भी खराब है, यानी कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर तो प्राइवेट से भी ज़्यादा हमें स्थिति खराब देखने को मिल रही है, जिससे सरकारी स्कूलों को जोड़कर एक किया जा रहा है। हालांकि जो हम देख रहे हैं जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 4 बच्चों पर एक स्कूल चल रहा है। अब ऐसे में जो सरकार है वो तो पूरा फंड देती है, लेकिन जब सरकार पूरा फंड देगी, पूरा पैसा देगी केवल 4 बच्चों के लिए एक स्कूल पर, तो जो एजुकेशन के लिए पैसा है उसमें मतलब भारी गिरावट आएगी, इतना पैसा नहीं हो पाएगा सरकार के पास में। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है कि जो आसपास के एरिया के स्कूल हैं उन सबको मर्ज करके एक स्कूल स्थापित कर रही है, जिससे और भी ज़्यादा चुनौतियाँ सामने आ जाएंगी। जैसे कि कहीं दूर स्कूल स्थापित होता है तो लड़कियों के लिए जाने की परेशानी हो जाएगी। कोई गरीब बच्चा है, गरीब के पास मतलब उसके पास संसाधन नहीं होंगे जाने के लिए, तो वो स्कूल तक पहुंच नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जो एजुकेशन है वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। भविष्य में उच्च शिक्षा में गिरावट आएगी। जो बच्चे हैं जो बेसिक शिक्षा ही नहीं ले पाएंगे तो आगे की क्या ही पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे में जो उच्च शिक्षा है उसमें गिरावट हमें देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय मानव संसाधन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो एजुकेशन है वो मानव संसाधन को और भी बेहतर बनाती है, जैसे कि हम देखते हैं IIT वाले निकलते हैं, नीट वाले निकलते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो एजुकेशन के बाद ही निकलते हैं। तो ऐसे में जो मानव संसाधन है उसमें भी कमताई देखने को मिलेगी, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। समाधान अगर हम इसके देखें, क्या इसके समाधान हो सकते हैं इसमें बदलाव करने के लिए, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान ने हमें दिया है, को मजबूत कर इसको लागू करना होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जनता है उसको जागरूक करना, क्योंकि हमारे पास जो नियम है, जो हमारे पास अधिकार हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन जो जनता है उसको मालूम ही नहीं कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। और RTE जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करता है। अब ऐसे में हम गिरावट भी 3 से 11 वर्ष के बच्चों में अधिक देखने को मिल रही है, यानी कि इनके नामांकन में गिरावट आई है। और फ्री एजुकेशन भी इन्हीं बच्चों को है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलती है। ऐसे में जो बच्चे हैं उनको जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूकता दिलानी अति आवश्यक है, यानी कि उनको जागरूक करना चाहिए कि उनके पास RTE है, वो फ्री में भी जो है अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा सकते हैं। ड्रॉप आउट दर को कम करना, जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं उसको कम किया जाए, बच्चों को और भी ज़्यादा स्कूलों की ओर अग्रसर हों, इस तरह से स्कूलों की किया जाए। उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब अच्छे से तैयार की जाए, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो और भी ज़्यादा स्कूलों की ओर अट्रैक्ट हों। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि जो अच्छी एजुकेशन है वो बच्चों को देनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना चाहिए, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ पर स्कूल खोलने चाहिए। गाँवों में हम देखते हैं कि अधिकतर जो है स्कूल नहीं हो पाते हैं, तो गाँवों में जो है स्कूलों को पहुँचाना चाहिए। गरीब व विकलांगों तक शिक्षा की पहुँच होनी चाहिए। जो विकलांग हैं उनके हिसाब से
शिक्षा को तैयार करना चाहिए। जैसे कोई अंधा है यानी कि आंखों से वो नहीं देख सकता, तो ऐसे में जो है किताबों का इस प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिए, जो उभरी हुई किताबें आती हैं उनके लिए वो किताबें लानी चाहिए। विकलांगों के लिए अलग से स्थिति होनी चाहिए स्कूल में, ताकि वो भी जो है शिक्षा प्राप्त कर सकें। निष्कर्ष क्या निकालते हैं इसके? तो UDISE प्लस रिपोर्ट चेतावनी है कि भारत की शिक्षा प्रणाली को नए कदम उठाने होंगे। इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। जो शिक्षा प्रणाली भारत की पिछले टाइम से चली आ रही है उसमें हमें चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करना इस समय की मांग है, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। इसी तरह से जो शिक्षा है उसमें बदलाव करना भारत के लिए अति आवश्यक है। बच्चों के नामांकन को बढ़ाना और शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है। जो बच्चे हैं उनको स्कूलों की ओर अग्रसर करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति इस प्रकार से तैयार करनी चाहिए, ना कि उनको मर्ज करके कि बच्चे उसमें केवल 4 पढ़ें, जबकि जो प्राइवेट वाले स्कूल हैं उनको जो पूरी चीज़ें प्रेफर कर रहे हैं, यानी कि उनको जो पूरी संसाधन दे रहे हैं, उसी प्रकार से जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको संसाधन देने चाहिए। पूरी इस प्रकार से स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिलनी चाहिए। तो बच्चे अपने आप ही जो है अग्रसर होंगे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ भी। तो इस प्रकार से जो है स्कूलों को तैयार करना चाहिए। जो टीचर हैं उन पर सख्ताई करनी चाहिए। तो ये हमने देखा एजुकेशन नामांकन में किस प्रकार से गिरावट आ रही है, उसके कारण और समाधान। अब हम देखते हैं कि जो इसरो है उसने जो है अपनी 5 टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी हैं। जो कंपनीज है उनको बनाने के लिए कहा है, तो वो देखेंगे 5 इसरो टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर्ड टू प्राइवेट फर्म्स। इनको हम देखते हैं कि ये क्यों क्या है, इसरो ने खबर क्या है। सबसे पहले इन स्पेस ने घोषणा की कि इसरो की 5 प्रमुख तकनीकी निजी कंपनियों को हस्तांतरित की जाएंगी, यानी कि जो 5 टेक्नोलॉजीज़ हैं वो प्राइवेट कंपनियों को दे दी गई हैं। यानी अब तक जो बाहर से आयात किया जाता था स्पेस मिशन के लिए, अब वो भारत में ही निर्मित होगा। जो भारत जो है जो स्पेस के लिए है, स्पेस मिशन के लिए हम बाहर विदेशों से चीज़ें मंगाते थे, बहुत सारी चीज़ें उपकरण वगैरह, या कई बार तो हमने ऐसी भी स्थिति देखी भारत की जो तैयार कराने के लिए ही दूसरे देशों में अपना जो पूरा स्पेस मिशन था वो भेज देते था। तो ऐसे में वो चीज़ें ख़त्म होकर के जो चीज़ें हैं वो भारत में ही निर्मित होंगी। इसरो अन्य देशों पर निर्भरता घटा देगा। जो इसरो है वो अपनी निर्भरता जो अन्य देश हैं विदेशों पर ख़त्म कर देगा। वो खुद ही सारी चीज़ों का निर्माण करेगा, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। तकनीक अगर हम देखें कौन कौन सी तकनीकें हैं जिनको कंपनियों को सौंपा गया है, नंबर फर्स्ट पर है टेक्नोलॉजी फर्स्ट, LTCC मल्टीपल चिप मॉड्यूल विकसित इसको करेगी स्पेस जो ये विकसित कर रहा है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर साक कंपनी है इसकी। वॉल्टिक्स सेमिकॉन PVT LTD पुणे में ये कंपनी स्थित है, ये इसका निर्माण करेगी। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग इसका होगा बायोमेडिकल जैसे RT-PCR, इसका उपयोग इसमें किया जाएगा। टेक्नोलॉजी 2 अगर हम देखें तो RTV सिलिकॉन सिंगल पार्ट एडेसिव सिलसेम R9 जो है ये इसकी टेक्नोलॉजी है। विशेषता है जो इसकी टेक्नोलॉजी है, कंपनी जो इसको तैयार करेगी वो है क्रेट्स स्पेशलिटी रिजाइंस PVT LTD जो कि अहमदाबाद में स्थित है। इस कंपनी का जो है ये जो कंपनी है इसका टेक्नोलॉजी का निर्माण करेगी। उपयोग इसका सोलर पैनल ब्रांडिंग में इसका जो है उपयोग किया जाएगा। टेक्नोलॉजी 3 देखें हम तो फिल्म एडेसिव EFA 1753 और EFA 1752 इसकी टेक्नोलॉजी है। कंपनी इसकी अजिस्टा कंपोसाइट्स PVT LTD हैदराबाद में स्थित है जो इस टेक्नोलॉजी का निर्माण करेगी। इसका उपयोग एरोस्पेस और स्पेस स्ट्रक्चर्स में इसका उपयोग किया जाएगा। टेक्नोलॉजी 4 अगर हम देखें तो 30W HMC DC कन्वर्टर इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसकी कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी इसका निर्माण करेगी। उपयोग इसका एरोस्पेस कंपोनेंट्स की मजबूती और सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो ये प्राइवेट कंपनी इसको तैयार करेगी। टेक्नोलॉजी 5 देखें तो एनोडाइजेशन ऑफ 3D प्रिंटेड AI 10SI MG एलॉय इसकी जो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी 5 कंपनी जो है अनंत टेक्नोलॉजीज इसका निर्माण करेगी और उपयोग इसका इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस उपकरण इसका उपयोग में इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। महत्व अगर हम देखें क्या महत्व है इसका, क्यों मतलब ये प्राइवेट के हाथों में दी गई है, तो इससे जो आयात निर्भरता है वो कम होगी, यानी कि जो दूसरे देशों पर जो इसरो था वो निर्भर रहता था वो ख़त्म हो जाएगा। अब खुद से ही सारी चीज़ों का निर्माण इसरो करेगा।
निजी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तकनीकी निर्भरता कम होगी, यानी कि जो दूसरे देशों पर टेक्नोलॉजी के मामले में भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता था वो कम हो जाएगी, अपने आप ही जो टेक्नोलॉजी है उसको निर्मित करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्पेस, बायोमेडिकल, सोलर, एरोस्पेस में लाभ मिलेगा, जो खुद ही जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनका निर्माण किया जाएगा। इससे भारत को क्या लाभ होगा, तो भारत का जो निजी उद्योग है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा, स्वदेशीकरण बढ़ेगा, यानी कि जो चीज़ें हैं वो अपने ही देश में निर्मित होंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब कंपनियां इन चीज़ों का निर्माण करेंगी तो वर्कर्स को जो है, जो जनता है, जो हमारे युवा वर्ग हैं उनको जो है रोजगार मिलेगा। भारत में निवेश भी बढ़ेगा, जो और कंपनियां हैं वो भारत में और भी इन्वेस्ट करेंगी। इसके निष्कर्ष क्या हैं, तो इसरो और इन स्पेस का यह ऐतिहासिक कदम साबित होगा। उद्योग, शोध और नवाचार को इन नई तकनीक मिलेगी। भारत की अंतरिक्ष और तकनीकी शक्ति में वृद्धि होगी। जो भारत है वो अब तक अंतरिक्ष में हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़त बनाए हुए है। अब ऐसे में जो स्वदेशी चीज़ है उनको भी निर्मित करेगा, तो ऐसे में भारत और भी ज़्यादा मजबूत होगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत का युवा वर्ग भी स्किल सीखेगा। ये भारत के लिए एक अच्छा कदम होगा। तो आज की इसमें इतना ही।